जैन साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और ये आज आधुनिक भारत का पहला वीडियो है या पहली क्लासेस है, तो आप सभी लोग बिल्कुल शुरुआत से एकदम बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। जीरो से ये क्लास होने वाली है। और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के विद्यार्थी हैं तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो कम से कम इतना जरूर किया करो, जो विद्यार्थी कोई मजबूरी है और उस मजबूरी की वजह से अगर वो मतलब कैलारस चौराहे, सबलगढ़ या फिर मामचौर नहीं आ पाता है तो वो कम से कम वीडियो देख के अपना उतना तो कर ही सकता है। मतलब बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इतना वाला मामला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ मतलब मिल सकता है आप लोगों को। चलो काम की बात करते हैं। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, ये जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाली है और ये व्यक्ति मतलब पूरा का पूरा इधर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैप है, मैं आप लोगों को ग्लोब में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर दिख जाए तो। ये ग्लोब रहा और इस ग्लोब में ये हमारा प्यारा सा भारत और ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ऐसे गोल चक्कर घूम के जाएंगे पूरा का पूरा, ये यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा और इस अटलांटिक महासागर को क्रॉस करोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा आपको पुर्तगाल। मतलब ये व्यक्ति यहाँ पुर्तगाल से चल के ऐसे पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए ऐसे मेडागास्कर होते हुए ये भारत के केरल में कालीकट एक जगह मतलब बंदरगाह है, कोझिकोड जिसे मतलब बोला जाता है वर्तमान में, वहां पे पहुंचा। उस समय पे यहाँ जो केरल या कोझिकोड का जो शासक है वो जमोरिन है। जमोरिन ने जब ये व्यक्ति आया है वास्को डी गामा एक व्यापारी के रूप में आया तो इसका स्वागत किया और बोला कि यार बढ़िया है, व्यापार करो। लेकिन इस व्यक्ति का मतलब वास्को डी गामा का यहाँ से पहले से जो व्यक्ति व्यापार कर रहे थे या जो समुदाय व्यापार कर रहा था अरबी समुदाय था, तो अरबी लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध का कारण आर्थिक था। सीधा सीधा सा मामला है कि अगर वास्को डी गामा आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और कोई भी व्यक्ति मतलब कंपटीशन क्यों चाहेगा, तो अरबी लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन वास्को डी गामा यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मतलब ये पुर्तगाली व्यक्ति मतलब कोई ऐसी कंडीशन में, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आ गए, डच के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आ गए, उसके बाद डेनिश आ गए, है ना। आप लोगों को ये याद रखना है जरूर कि ऐसा वाला मामला नहीं है हम सिर्फ पढ़ लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भी व्यापार कर रहे थे, डच भी व्यापार कर रहे थे, डेनिश भी व्यापार कर रहे थे, है ना। और ये जो स्थल मार्ग से आने वाले अरबी ये लोग भी मतलब व्यापार कर ही रहे थे। मैं बता दूं कि जो वास्को डी गामा है ना, वास्को डी गामा पहला व्यक्ति है, मतलब पहला यूरोपीय व्यक्ति है जो समुद्र के रास्ते भारत आता है। किसके रास्ते? समुद्र के रास्ते। मैंने बताया देखो भाई बहुत बड़ा वाला मामला है। ये रहा पुर्तगाल, ये स्पेन और यहाँ से पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका को यहाँ से क्रॉस करके फिर ये निकल के मतलब इंडिया आ रहा है। ये बहुत बड़ा वाला मामला है। ये लोग यहाँ पे आ क्यों रहे थे? यहाँ पे आने के पीछे का मतलब कारण ये था कि इनको मतलब आर्थिक मुनाफा चाहिए और यहाँ से ये चीजें मतलब खरीद के ले जाते हैं। मसाले ले गए और ये मसालों को मतलब यहाँ से खरीदा, फिर ये मसाले जाके यूरोप में बेच रहे हैं और ये जो यहाँ से 1 रुपए में जो चीज खरीदी हुई है उस चीज को वहां पे जाके 60 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का मुनाफा होता है। आगे समझ में आप लोगों को? यहाँ से व्यापारिक लाभ हो रहा था उन लोगों को, तो ये वाली कंडीशन है। तो इसका जो अभी क्या है, आज की जो हमारी क्लास है ना, एक ओवरव्यू है मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो आगे पढ़ने में, है ना। फिर हम पढ़ेंगे पूरा पुर्तगालियों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू करवाया इन लोगों ने, मतलब यहाँ पे जो प्रेस है उसकी शुरुआत की, कैसे मतलब इनका सिस्टम रहा, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, अल्बुकर्क की जो ईसाईकरण की नीति है वो क्या है, या फिर मतलब ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है अल्बुकर्क को, मतलब पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम मेन चीजों पर फोकस करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय पे भारत का जो सम्राट है वो अकबर है। अकबर के समय पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काहे के लिए आई थी भाई? व्यापार करने के लिए। व्यापार कर रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अकबर का समय काल रहा। अकबर के समय काल के बाद जहांगीर का समय काल आया। जहांगीर के बाद शाहजहां का समय काल आया। शाहजहां के बाद औरंगजेब का समय काल आया। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कोई
उछल कूद नहीं, सिंपल से अपने व्यापार पे फोकस करना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला रहा है। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रंग दिखाना शुरू करती है। और रंग दिखाने का कारण क्या है? देखो, जब परिवार का जब तक मुखिया सशक्त रहता है ना, जब तक परिवार का मुखिया सशक्त रहता है तब तक ना तो छोटी बहू औकात दिखाती, ना बड़ी बहू औकात दिखाती, ना छोटा बेटा औकात दिखाता, ना बड़ा बेटा औकात दिखाता, ना नाती, ना पोता, ना कोई औकात नहीं दिखाता। सब अपना अपना काम करते रहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगी ना तो उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे चल मुझे अलग कर दे, ऐसा करते बस। लेकिन अगर घर का मुखिया कमजोर पड़ जाए ना तो सारे के सारे मतलब लोग पर फैलाने लगेंगे और मतलब एक अलग लेवल पे मतलब औकात दिखाने लगेंगे। मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो उसको समझो। जब तक औरंगजेब था तब तक केंद्रीय सत्ता स्थापित थी। तब तक कंडीशन ऐसी थी कि जो मुगल मनसबदार थे वो सारे के सारे मतलब मुगलों के अधीनस्थ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल वंश में कोई शक्तिशाली शासक नहीं आया और जो मुगल मनसबदार थे और मुगल मनसबदारों ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे फिर वो पंजाब हो, चाहे मतलब फिर वो राजपूतों वाला मामला हो, सारे के सारे लोगों ने खुद को क्या कर दिया? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जैसे ही स्वतंत्र शासक घोषित किया इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा क्यों उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा इस वजह से उठाया क्योंकि अब ये जो स्वतंत्र शासक बने हुए हैं ना, इन स्वतंत्र शासकों पे इतनी ज्यादा शक्ति थोड़ी है। इनको आपस में लड़ा दो, आपस में लड़ जाते हैं। फिर एक का साथ दे देगी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे को बोल देगी कि मतलब क्या बोलते हैं कि तेरे भी साथ हैं। एक का साथ दिया, उसको पराजित किया, फिर ये इसका हो गया, फिर इसको किसी और से पराजित करवाया, तो मतलब अपना दबदबा कायम रखना। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे उनका व्यापारिक फायदा होता जा रहा है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और ये मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। बंगाल का एक नवाब बनता है और उस नवाब का नाम मुर्शीद कुली खां। क्या नाम है इसका? मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम नवाब नहीं है। ये पहला मुगल सत्ता से स्वतंत्र के वंश से मतलब यह मुगल सत्ता के गुलाम नहीं है। इसने मतलब स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया खुद को। और मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहां बना दी? मुर्शिदाबाद, मतलब ढाका से चेंज करके कहां पे बना दी? मुर्शिदाबाद बना दी। मुर्शीद कुली खां के बाद यहाँ का शासक बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की जो तुलना है, अंग्रेजों की तुलना की मधुमक्खी से। अंग्रेजों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से। मधुमक्खी से तुलना करने का मामला क्या था? उन्होंने बोला कि जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी अगर आप उसको प्यार से रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको शहद देती है। ये सुन लो, अगर आप उसके साथ प्यार से पेश आओगे तो वो आपको शहद देगी, लेकिन अगर आपने उसको छेड़ा छेड़ेगी ना तो वो आपको काट काट के मार डालेगी। और यही वाला मामला था कि अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगे, छेड़ने पर काट काट के मार डालेंगे। अलीवर्दी खां के बाद यहाँ शासक बनता है, उस शासक का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। शासक कौन बन जाता है? बंगाल का शासक बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला खुद मतलब पहले से ही फैमिली प्रॉब्लम्स में मतलब उलझा हुआ था और इस फैमिली प्रॉब्लम्स का फायदा उठा के यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? कलकत्ता में एक किलेबंदी करने लग गया था क्लाइव। तो उस किलेबंदी को रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने अपनी सेना को भेजा और मतलब बोला कि उनसे मना कर दो। तो उस समय पे तो क्लाइव ने मना कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे किलेबंदी। लेकिन उसने किलेबंदी करना जारी रखा। ये वाली बात सिराजुद्दौला को जब पता चले तो सिराजुद्दौला ने फिर से सेना भेजी और उसके बाद बोला कि वहां पर जितने भी लोग काम वाम कर रहे हैं उन सबको उठा लाओ। सेना गई, उनको उठा के लाई। 140 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। सुबह तक देखा तो एक के ऊपर एक पटका गया था, एक के ऊपर एक मतलब बिल्कुल भूसे की तरह भर दिया था। तो नीचे वाले लोग मर गए, ऊपर के बचे हुए 23 लोग जिंदे निकले सुबह। जैसे ही 23 लोगों का वाला हुआ, घटना को बोलते हैं कांड। एक अंग्रेजी अधिकारी हॉलबेर, उसने इसको मतलब दिया इस सिद्धांत को। कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, क्योंकि ये अंग्रेज ने मतलब बताया तो हो सकता है कि कुछ गलत हो, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। पेपर में आएगा ब्लैक बॉल कांड कब हुआ? 1756 में। किसने दिया? ये हॉलबेर ने। फिनिश। जैसे ये घटना हुई तो जो क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव मतलब लाल दाता हो गया एकदम से ऐसी कंडीशन में, लाल आम करके मतलब ऐसा वाला मामला कि अब तो भाई छोड़ेंगे नहीं। किसको? सिराजुद्दौला को। लेकिन कंडीशन ये थी कि सिराजुद्दौला के पास सेना बहुत थी
इंसान भी बहुत थे, संसाधन भी बहुत थे, लेकिन क्लाइव का जो मामला है, क्लाइव के पास सेना भी कम है, संसाधन भी कम है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके पास दिमाग है। और इसने क्या किया, इसने प्लासी के युद्ध के लिए ललकार दिया। प्लासी मतलब पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, वहां पे मतलब युद्ध के लिए ललकारा। 1757 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। तो ऐसा क्या हुआ था? हुआ ये कि जो लॉर्ड क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर से बोला कि भैया इधर आओ यार, बोलो 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 दो क्या देना मुझे, जानती है मैं बंगाल का सेनापति हूँ। क्लाइव मुस्कुराता है, बोला मुस्कुरा क्या के लिए रहे? बोला मुस्कुरा इस वजह से रहा हूं यार, तुम सेनापति हो, होने तो तुम नवाब चाहिए हो। बोला नवाब है तो? बोला नहीं, वो नवाब नहीं है, वो नवाब थोड़ी है, होना नवाब तो होना चाहिए। मीर जाफर ने बोला देखो क्या होता है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, वो ये है कि इंसान की तुम तारीफ कर दो, तारीफ करने के बाद इंसान पिघल जाता है। मीर कासिम ने बोला यार बात तो सही बोल रहा है। दूसरी चीज लालच है साथ में। तो मीर जाफर ने मतलब बोला कि मैं कैसे नवाब बन जाऊंगा? बोला तुझे कुछ करना नहीं है। तो बोला कुछ करना ही नहीं है, फिर कैसे नवाब बोलूंगा? बस इसी का मतलब गिफ्ट मिलेगा, तुझे कुछ करना नहीं है तो नवाब बन जाएगा। क्लाइव कहना चाह रहा था तब तू सेना को आदेश मत देना लड़ने का, बस इतना सा करना है तुझे। और सेना लड़ती है सेनापति के आदेश से, सेनापति चलता है राजा के आदेश से। सेनापति ने राजा का आदेश मानना मना कर दिया और सेना ने मतलब काम नहीं किया, और उसके बाद युद्ध जीत गए। प्लासी का युद्ध कौन जीत गए? अंग्रेज। लॉर्ड क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। वादे के अनुसार क्लाइव ने शासक बना दिया मीर जाफर को। बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? अगर कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो प्लासी के युद्ध में क्लाइव की जीत हो जाती है और बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसकी पराजय होती है। विश्वासघात किया किसने? मीर जाफर ने, सेनापति। सेनापति जी को मतलब वादे के अनुसार क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बना दिया है। बंगाल का नवाब बनते ही मतलब अभी ये दौलत नई है, वही वाली कंडीशन हुई इनकी। इन्होंने मतलब दौलत बांटना शुरू किया, मतलब दाम देना शुरू किया। किसको दे रहे हैं भैया? अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेज तो जानते हैं ना बहुत अच्छे से कि बनाया हमने और इसको कठपुतली बना के रखना। मीर जाफर को कठपुतली बनाना शुरू कर दिया। मतलब कुछ भी हो रहा है, अंग्रेज बोल रहे हैं, बोला ऐसा होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मीर जाफर बोल रहा है कि भैया शासक तुम्हें है मैं हूं। तो बोला बनाया किसने? मीर जाफर को औकात समझ में आ गई थी कि अंग्रेज मेरा यूज कर रहे हैं। तो जब यूज वाला मामला जब इसको समझ में आया तो इसने क्या किया, इसने जो डच थे, डचों से बोला कि यार तुम भी ईसाई हो, अंग्रेज भी ईसाई हैं। बोला तुम में से ज्यादा ताकतवर कौन है? डचों ने बोला कि ताकतवर का है वो भी है, हम भी है, सब ताकतवर ही। तो बोला तुम एक काम करो, अगर तुम अंग्रेजों को पराजित कर देते हो तो बंगाल में तुम्हारे लिए छूट है, जैसे व्यापार करना चाहो वैसे करो। डचों को मतलब समझ में आया कि यार मतलब फायदा हो सकता है कुछ। तो डचों ने बोला ठीक है हम अंग्रेजों को पराजित कर देंगे। ये जो चालाकी चल रही थी, या ये जो मतलब जो भी इनकी कानाफूसी वाला सिस्टम चल रहा था, ये कानाफूसी मतलब अंग्रेजों को पता चल जाती है। और अंग्रेजों ने क्या किया, बिदारा का युद्ध, बिदारा कर्नाटक में एक जगह है, वहां पे ये युद्ध होता है और अंग्रेज किसको पराजित कर देते हैं? डचों को पराजित कर देते हैं। डच यहाँ से निकल के इंडोनेशिया चले जाते हैं, बोलते हैं कि भैया जेल, ठीक है जेल लिया। बिदारा के युद्ध में डच किसको पराजित कर, कौन पराजित कर देता है? अंग्रेज पराजित कर देते हैं। और अंग्रेज उसके बाद मीर जाफर के पास जाते हैं और मीर जाफर से बोलते हैं कि बोल अब तेरा क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो मीर जाफर बोलता है कि मतलब छोड़ ही दो यार, जान बची तो लाखों का है, देखेंगे कुछ खाने कमाने वाला सिस्टम देख लेंगे, अगर मतलब जिंदगी बच जाएगी, मार ही दोगे तो कैसे कब चलेगा। तो मीर जाफर को जैसे ही भगाया तो मीर जाफर तो मतलब भाग गया 60 में, 1760 में। लेकिन जैसे ही मीर जाफर भागता है तो मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम आ जाता है अंग्रेजों के पास और बोलता है कि एक काम करो यार, हमें राजा बना दो। किसको राजा बना दो? हमें राजा बना दो। मीर कासिम ने बोला, तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई तुम्हें क्यों राजा बना दे? बोला कि मुझे राजा इस वजह से बना दो कि मैं मीर जाफर की तरह नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा वफादार मतलब व्यक्ति हूं। तो बोला अच्छा ठीक। मीर कासिम मतलब नवाब बन गया। मीर कासिम ने भी वही काम किया जो मीर जाफर ने किया। मीर जाफर ने क्या किया था भाई? मीर जाफर ने भी मतलब इन लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टी ये सब मतलब दान करने वाला मामला एहसान के तौर पे, और यही काम मीर कासिम ने भी किया।
जब मीर कासिम ये वाला काम कर रहा था तब तक अंग्रेज खुश थे, लेकिन अंग्रेज खुश कहां पे होंगे भाई, अंग्रेज तो अपने हिसाब से शासन चलवाएंगे। ये मीर कासिम को भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मीर कासिम मतलब किससे मिलने लग गया धीरे धीरे, फ्रांसीसियों से। किससे मिलने लग गया, फ्रांसीसियों से। जब फ्रांसीसियों से मिलना जुलना मतलब अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, और अंग्रेजों का कर्नाटक युद्ध होता है, पॉन्टिबस का युद्ध 1760 में। किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कर्नाटक के पहले युद्ध में अंग्रेजों को पराजित करते हैं फ्रांसीसी। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में कोई डिसीजन नहीं आता है, मतलब बराबर वाला मामला हो जाता है। और कर्नाटक के तीसरे युद्ध में अंग्रेज पराजित कर देते हैं फ्रांसीसियों को, यानी कि परमानेंट छुट्टी फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी एक छोटी छोटी मतलब फैक्ट्रियों तक सिमट के रह गए, और उसकी वजह कई एक थी कि फ्रांसीसी क्यों हारे, अंग्रेज क्यों जीते, उसके पीछे के कई एक कारण है। ये लोग मतलब प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, ये सरकारी चला रहे हैं, सरकारी संसाधन नहीं थे, और संसाधन ना होने की वजह से फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए और अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज किसके पास पहुंच जाएंगे भाई, मीर कासिम के पास। मीर कासिम से बोल भाई क्या किया जाए तेरा। मीर कासिम ने बोला क्या किया जाए, मतलब बोला क्या किया जाए, नहीं भाई कुर्सी कब छोड़ के जाएगा, बोला आज रात में। जैसे ये मीर कासिम भागा, तुरंत कौन आ गया लौट के, मीर जाफर। और मीर जाफर आया मतलब बोला मुझे फिर से मौका दे दो। अंग्रेजों ने बोला यार तू फिर आ गया, तू फिर धोखेबाजी करेगी। बोला नहीं 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 नहीं, एक बार हो गई गलती, हो गई, अब कैसे गलती हो जाएगी, बांधो तो एक बार। मीर जाफर को फिर से शासक बना दिया जाता है। मीर कासिम भाग के पहुंच जाता है किसके पास, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन है भैया, अच्छे से ध्यान दे लो, वो सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध वाला, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। ये अवध का नवाब है, इसका नाम शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के पास जाता है और मीर कासिम बोलता है कि भैया यार बुरी कंडीशन चल रही है यहाँ पे, तो अंग्रेज किसी को मतलब गिन ही रहे हैं। बोला वो सब तो ठीक है, सेना है ना, का है तो अकेला अकेला है। बोला काहे की सेना, पिटाई उटाई लगाई है अंग्रेजों ने मेरी। बोला क्यों, बोला यार पिटाई इस वजह से लगाई, मैं तुम्हारी तारीफ वारीफ कर रहा था और अंग्रेजों को मतलब अच्छा नहीं लगा। अंग्रेज मतलब बोल रहे थे कि वो क्या है, वो तो मेरे आगे कुछ नहीं है। शुजाउद्दौला ने बोला मैं कहां से आगे बीच में, मैंने क्या किया। बोला भैया अभी तो मेरा नंबर लगा है, कल तेरा नंबर लगेगा, परसों किसी और का नंबर लगेगा, कोई नहीं बचेगा अंग्रेजों से। शुजाउद्दौला ने बोला कह रहे कैसी बात कर रहा है, मेरे पास इतनी सेना है, अंग्रेजों को कल लुटा दूंगा मैं। तो बोला तू कल लिटा ही दे। शुजाउद्दौला मीर कासिम ये दो हो गए, और तीसरा व्यक्ति ये शासक है, क्या मुगल शासक, क्या नाम है इसका, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक है, शाह आलम द्वितीय। ये भी यही पे था अवध में, ये भी रोटी तोड़ रहा था, मतलब कैसे भी अपनी रोटी वोटी की व्यवस्था बनती रहे, इतना सा काम कर रहा था। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय ये जाते हैं मिलकर लड़ने के लिए बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे ये युद्ध होता है 1764 में। भाई फिर से देख लो, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, एक साइड होते हैं अंग्रेज, इनका नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मोनरो, दूसरी साइड होते हैं बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का पदस्थ नवाब शुजाउद्दौला, और एक भगोड़ा या भागा हुआ व्यक्ति या रोटी तोड़ता हुआ व्यक्ति जो मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर लड़ने जाते हैं, और कंडीशन ऐसी बनती है कि अंग्रेज इनको पराजित कर देता है। जैसे ही इन तीनों की पराजय होती है तो हेक्टर मुंडो तो हो जाता है साइड में, और इंग्लैंड से फिर एक व्यक्ति बुला लिया जाता है संधि करने के लिए, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, क्लाइव। क्लाइव आता है और क्लाइव संधि करता है किससे, मीर कासिम से। बोलता है तू तो साइड में हो जा, तुझसे क्या संधि करें, तेरे पास क्या देने के लिए। शाह आलम द्वितीय से बोला कि महाराज तुम क्यों आए थे भैया यहां इनके साथ लड़ने, ये चचूंदर है। शाह आलम द्वितीय ने बोला यार बेइज्जती क्यों कर रहे, बेइज्जती नहीं कर रहा, बोले मतलब तो सही नहीं लगता ना, तुम बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, कैसे कैसे यार, औरंगजेब, मतलब कम अपनी नहीं कम से कम तैमूर लंग की, मतलब। शाह आलम द्वितीय ने बोला यार भंगो भंगो के जूते मार रहा है यार ये, मतलब। बोला तू मेरी बात सुन ध्यान से, मेरा नाम नहीं लेगा। बोला चलो ठीक है नहीं लूंगा। तो बोला चलो इसको भी साइड करते हैं और मीर कासिम को भी साइड करते हैं। शुजाउद्दौला से बोलते हैं अब तू बता भाई तेरा क्या किया जाए। शुजाउद्दौला ने बोला जो इनके साथ किया मुझे भी छोड़ दो। बोला अच्छा छोड़ तो देंगे तुझे, हमारा जो नुकसान हुआ युद्ध लड़ने में उसका क्या है। शुजाउद्दौला ने बोला कितना, 3000 के 4000। बोला 50 लाख। बोला है 1765 में, कब 1765 में इलाहाबाद की संधि हो रही है, बोल रहे 50 लाख रुपए युद्ध के
देने पड़ेंगे। अब करना है तो के नवाब ने बोला कि मतलब ज्यादा है, तो बोला देख मेरी बात सुन, जस्ट डबल कर दूंगा मैं, मतलब 1 सेकंड में डिसीजन ले। सुजाउद्दौला ने बोला डन। ठीक है, समझदार आदमी है। तो बोला दूसरी कंडीशन ये कि जो इलाहाबाद और कड़ा मणिपुर वाली जो जमीन है ना, वो सारी की सारी जमीन हमारी। सुजाउद्दौला ने बोला फिर पूरी ले लो। हाँ तो दे दे फिर पूरी। बोला नहीं नहीं इतनी इतनी ठीक है। सुजाउद्दौला ने बोला लूट लिया यार। सुजाउद्दौला से फिर बोला कि अब मेरी बात सुन, तेरे दरबार में हमारी सेना रहेगी सहायक के रूप में। बोलो है हमारी है तो। बोला नहीं 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 तेरी क्या कमजोर है, हमारी सेना रहेगी। और दूसरी कंडीशन ये, संधि का मतलब ये नहीं कि तू दोबारा से कभी फोन उठा दे, मतलब अंग्रेजों से भूल के भी कभी लड़ाई नहीं लड़नी है। सुजाउद्दौला ने बोला अब लड़ ली बस, सब क्या लड़ती रहेगी, अब नहीं लड़ रहे। तो बोला नहीं लड़ना भी नहीं। ये संधि इलाहाबाद की संधि बड़ी खतरनाक संधि थी, इनको ताकत मिल गई थी। बक्सर का युद्ध को बोला जाता है कि बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध अंग्रेजी जो सत्ता स्थापित करने के लिए निर्णायक युद्ध माना जाता है, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद यहाँ पे अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कैसे होगी वो आप लोग देखना, कैसी कंडीशन बनती है। इलाहाबाद की संधि, शाह आलम द्वितीय से बोला कि महाराज तुम तो अच्छी पीढ़ी वाले इंसान हो यार, तुम्हारा तो कुलीन वंश है ये वो, और तुम एक काम करो, तुम हमें मतलब भारत में, स्वतंत्र भारत में छोड़ दो अच्छे से व्यापार करने के लिए, तुम टेंशन मतलब तुम्हें हम क्या 30 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे। शाह आलम द्वितीय ने बोला कि मुझे रोटी नहीं मिल रही थी, दे दिया करो। चलो ठीक है, तुम व्यापार करो, छुट जैसे करना है वैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बल्कि इनको पहले से ही मतलब व्यापार करने की छूट फर्रुखसियर दे चुका था, तो व्यापार का कोई दिक्कत वाला मामला था नहीं। ठीक, मतलब ये था सीधा सीधा सा कि अब अंग्रेजों के लिए कोई बाधा नहीं है। बंगाल में चाहते तो बक्सर के युद्ध के बाद ये लोग मतलब स्वयं सत्ता स्थापित कर सकते थे अंग्रेज, हाँ या ना, लेकिन ये दिमागी लोग हैं और इन्होंने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित न करके बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध का मतलब होता है दो लोगों का शासन। तो दो लोग कौन कौन है, एक तो बंगाल का नवाब है और एक दूसरी साइड अंग्रेज है। मतलब अंग्रेजों ने ऐसा दिखाया बंगाल की जनता को कि देखो भैया हम यहाँ राजा थोड़ी ना बनना चाह रहे, हमें तो ये लोग टॉर्चर करते हैं, इस वजह से हमें इनसे लड़ना पड़ता है, हम क्यों लड़ना चाहेंगे। बंगाल की जनता ने बोला यार बात तो सही है। और इन्होंने क्या किया, बंगाल में एक नाबालिग बच्चे को क्या बना दिया, शासक बना दिया। नजमुद्दौला अल्पवयस्क व्यक्ति है, अल्पायु बच्चा है, इसको क्या बना दिया, नवाब बना दिया। जैसे ही नजमुद्दौला नवाब बनता है बंगाल का, तो बंगाल का नवाब तो नजमुद्दौला बन जाता है, लेकिन सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में रहती हैं, अंग्रेजों के हाथ में। इसको वो जो नजमुद्दौला है, नजमुद्दौला को बोल दिया कि तू देख, तू राजनीतिक हेड है, प्रशासनिक हेड है, और विधि शक्तियों को हम लोग संभाल लेंगे। नजमुद्दौला ने बोला कि ना तो मैं राजनीतिक हेड, ना मैं प्रशासनिक हेड, ना मैं विधि में, तो बैठा रहता हूँ कुर्सी पे, बस मुझे इतना पता हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अंग्रेज जैसे ही गलत, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। अंग्रेजों ने क्या किया, एक चोरी करवा दी। क्या करवा दी, चोरी, खुद चोरी करवाई है। और चोरी करवाई तो जनता बोलेगी कि यार ये हो क्या रहा है, तो अंग्रेज पता है क्या बोलेंगे, ये सब कौन करवा रहा है, मतलब भाई बंगाल का नवाब जाने, हम थोड़ी ना, मतलब ये सब जो हमारा काम तो वित्तीय चीजों का है, देखो कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग उस सेक्टर में, कोई दिक्कत वाला मामला ही नहीं, एकदम क्लियर। जैसे नितिन गडकरी का मतलब भाई डिपार्टमेंट बहुत बेहतर वाला काम कर रहा है, तुम देख रहे हो पूरे भारत में सड़कों का सिस्टम है कितना शानदार, मतलब वाला मामला है। तो नितिन गडकरी बोलते देखो भैया टमाटर की कीमत घटे चाहे बढ़े, मुझे नहीं पता, तुम तो ये बताओ रोड कैसे है, हम बोलेंगे A1 है। तो बोला बस मेरे डिपार्टमेंट की बात करो, बाकी मुझे नहीं पता कि मतलब रेल के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कि टमाटर की कीमत बढ़ गई, कि सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, कि नोटबंदी हो गई, कि बजट में कोई गड़बड़ हो गई, किसानों पे मतलब क्या अत्याचार हो रहे हैं, किसानों के ऊपर मतलब गाड़ी चढ़ाई जा रही है कि नहीं चढ़ाई जा रही है, नरेंद्र मोदी ने मतलब 2 करोड़ नौकरी दी पर ईयर दी या नहीं दी, मतलब ये सब बातें मुझसे मत करो, ये बातें करनी है। नरेंद्र मोदी 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा है कि नहीं डाल, मैंने तो बोला नहीं है भाई, किसने बोला था, विष्णु के 10वें अवतार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मतलब बोला था, तो आप उनसे मिलिए। हम लोग बोलेंगे यार बात तो सही है, उनका तो कोई मामला ही नहीं है, उनका तो रोड वाला मामला है, परिवहन मंत्रालय के हेड है वो, और काम भी ठीक कर रहे हैं। ठीक, क्या वो कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही होगी ना, आवाज आनी चाहिए
ये कंडीशन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो बंगाल में द्वैत शासन लगता है, और बंगाल का जो द्वैत शासन है, यहाँ नवाब नजमुद्दौला है, अंग्रेज मतलब वित्तीय मामलों को संभाल रहे हैं, लेकिन नजमुद्दौला के ऊपर भांडा फोड़ दिया जाता है कुछ भी गलत होता है तो। मतलब सीधा सीधा सा नवाब के ऊपर अगर आरोप लगते जाएंगे तो जनता के मन में नवाब के प्रति क्या होगा, एक तरीके से रोष पैदा हो जाएगा, विद्रोह करने पे उतारू हो जाएंगे। तो जनता को अंग्रेज दिखा रहे हैं कि हम तो ठीक है, तो जनता खुद एक्सेप्ट करने लग जाए एक दिन कि नहीं यार ये लोग तो बढ़िया है, दिक्कत तो यहाँ पे, ये लोग तो बढ़िया है यहाँ पे दिक्कत है, ये लोग तो बढ़िया है यहाँ पे दिक्कत है। और ऐसी कंडीशन बनी कि 1772 में जाके द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। द्वैत शासन की समाप्ति का मतलब सिंपल सी भाषा में आपको समझ लेना है, और वो ये समझ लेना है कि यहाँ पे जो नवाब की शक्तियां आती है उनको खत्म किया जाता है, और सारी की सारी शक्तियां किसमें आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। किसमें आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत की सर्वे सर्वा, मतलब बंगाल अभी जितना भी एरिया है उसका, उसकी सर्वे सर्वा हो जाती है। और जैसे ही मतलब यहाँ पे द्वैत शासन समाप्त होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। और उस समय पे 1772 में जब द्वैत शासन की समाप्ति होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट का जो मतलब है वो हम यहाँ से आगे के लिए कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो कम से कम इतना जरूर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जितना संभव हो सकता है उतना शेयर करो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जितना मतलब लोगों को पहुंचा दोगे उतना भलाई का काम है, कोई बुरा कुछ है नहीं। जय हिंद, हर हर महादेव।